F2 की क्लास वाले हाथ खड़ा करें आगे। ओके भाई दरवाजा खोलो। भाई लेट क्यों आए आज? ओके अब शुरू करें भाई, अब शुरू। ओके पेज नंबर 3 इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर का था। कल हम इस पेज पे थे, इसमें सेक्शन 16 था। एक बंदा पहली दफा आया और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दी, कौन सा पॉइंट लगेगा? 1। अच्छा, वो बंदा कुछ अरसे बाद चला गया किसी साल और नया कोई नहीं आया, 2। अच्छा, पुराना गया उसी साल नया भी आ गया, 3 लगेगा। तो 1 कब लगेगा? आया। और 2 कब लगेगा? गया। और 3 कब लगेगा? आया और गया नहीं, गया और आया। तो 1 कब लगेगा? आया। 2 कब लगेगा? गया। और कोई ना आए, ठीक है। और 3 कब लगेगा? गया और आया। ओके जी, एग्जाम्पल 2 कितने लोगों ने की थी घर में? ओके, कितने लोग आज कर लेंगे? कितने लोग कभी नहीं करेंगे? ओके नहीं, मेरे भाई ऐसे करें, एग्जाम्पल 1 के अंदर जो है 2016 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर 2016 सॉल्व कर लेते हैं अपने समझने के लिए। 2016 में तो वो नया किराएदारी रहेगा ना, टाइम पे आया करें। 2016 में नया किराएदारी रहेगा ना। अच्छा जी, रेंट बोले, रेंट नए किराएदार का किराया कितने? 20,000 इंटू 12। मैं कैलकुलेटर में 144। अच्छा, एग्जाम्पल 1 में हम कौन सा साल कर रहे हैं? 2016। अच्छा जी, और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट उसी तरह वो 780,000 आपने निकाला था ना। अब ये चेंज नहीं करना जब तक कि कोई और नया ना आ जाए, जब तक कोई और नया ना आ जाए अब ये चेंज नहीं करना। 780,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 78,000, वट एवर द टोटल में बी, वट एवर द टोटल में बी। ओके, तो टैक्स ईयर 2016 ऐसे सॉल्व होगा। अगर आपने करना है तो कर लें। 16 में दोबारा क्यों नहीं माइनस किया? ऑलरेडी टैक्स्ड, क्योंकि और कोई नया आया ही नहीं। वो ऑलरेडी टैक्स वाला कब माइनस करना है? जब कोई नया आए जी। वो फिर आप माइनस करके 0 है तो फिर वो नेगेटिव में नहीं लिखना, 0 लिख देना। फिर कुछ ना करें आप। तो ये एग्जाम्पल 1 में टैक्स ईयर 2016 हमने सॉल्व किया, एज्यूम करते हुए कि 2016 का डाटा भी अवेलेबल है। ओके भाई, ये तो सारी ट्रीटमेंट थी नॉन एडजस्टेबल रेंट की। अब एक होता है एडजस्टेबल रेंट्स।
एडवांस, नॉन एडजस्टेबल और एडजस्टेबल। कल हमने नॉन एडजस्टेबल पढ़ा था सेक्शन 16, और इसमें नॉर्मल रूल ये था 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी इनकम को 10 से डिवाइड करेंगे और फिर जो है वो लेके जाएंगे। एडजस्टेबल जो एडवांस होगा पेपर में, उस पर कोई सेक्शन नहीं है, तो इसको इग्नोर करना है सवाल में। यानी सवाल में समझना है कि ये वाला एडवांस गिवन ही नहीं है सिरे से, इसको न्यूमेरिकली अभी देखते हैं लेकिन इग्नोर करना है सवाल में। पढ़ें जी, पहले ये नोट कर लें, फिर पेज 4 पे आके इस चीज को पढ़ते हैं। ये किधर है आज बच्चे, गायब कहाँ हुए मैं? पढ़ें जरा आके पेज 4 पे जो एग्जांपल दी हुई है दूसरी वाली, मिस्टर उमर वाली, और देखें ये आपको समझ आया कॉन्सेप्ट एडजस्टेबल का मतलब क्या है। पेज 5 पे आए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लें पास पेपर का। ज़ुबानी देख लें बस कहाँ पे लिखा हुआ है जवाब, साथ वाले को बता दें ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है जवाब, यहाँ से यहाँ तक। जी ठीक है, ओके। भाई उधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ, इसी बंद नहीं हो सकता भाई, इनको जगह दे दें, उधर आ जाओ। सफोकेशन हो जाएगी कमरे में वरना। जिनको डायरेक्ट हवा पड़ती है वो जरा दाएं बाएं होके फिर बैठा करें, शुरू टाइम पे आ जाया करें।
पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। भाई 5 नंबर का सवाल है तो कौन सा सेक्शन लिख के आना है? 16 का 1, 2 और 3 पूरा लिख के आएंगे, 5 नंबर है। ओके, एग्जाम्पल 4, एक्सप्लेन द टर्म रेंट। वो तो 1-2 नंबर का रेंट की डेफिनेशन जो दी हुई थी बस वो लिख के आनी है। स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम जिसमें ये जाएगा। सब लीज ऑफ बिल्डिंग, इसको छोड़ें, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, ये अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कल नहीं पढ़ाया था, इसको छोड़ें। दूसरा, अमाउंट इंक्लूडेड इन रेंट फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज यूटिलिटीज। रेंट में छुपी हुई है थोड़ी सी अमाउंट एमिनिटीज यूटिलिटीज की, ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, अभी एक हमने सवाल शुरू करना है, खत्म नहीं हो सकेगा, इसलिए ये डिस्कशन मैं क्लास के एंड पे कर लूँगा, अगर टाइम ना मिला तो कल करेंगे। एडवांस 2 किस्म का होता है, नॉन एडजस्टेबल, ये कल पढ़ा था। एडजस्टेबल एडवांस जो है इसको इग्नोर करते हैं, ये अभी पढ़ लेंगे, या आज पढ़ लेंगे या कल पढ़ लेंगे। ओके, जल्दी आए भाई, वेट हो रहा था, जल्दी आए, जगह बनाए। आप भी जरूर आगे आ जाओ। ओके, किताबें बाद में खोलें, इधर देखें जरा। वॉच शेयर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में डिडक्शंस नॉट अलाउड है। क्या मतलब? खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में डिडक्शंस अलाउड है, खर्चे माइनस करने की इजाजत है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? बल्कि आज पूरी बात ही सुन लें, ये मैं लिख के मिटा दूंगा, चलें छोड़ें। इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी खर्चे माइनस करने की इजाजत है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी खर्चे माइनस करने की इजाजत है, सैलरी में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। बस लॉ मेकर की मर्जी जहां कह दे। फिलहाल हमारे लिए रेलिवेंट सिर्फ 2 हेड हैं। अच्छा जी, किस हेड में खर्चे माइनस करने की इजाजत है और किस हेड में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आप मुझे जरा पिछले सफे पे जाके बता दें, पेज नंबर 2 के ऊपर जाके, कि हमें कैसे पता चला इनकम प्रॉपर्टी में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? ग्रॉस अमाउंट। टैक्स किस पे लगना है? ग्रॉस अमाउंट। पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ था टैक्स ग्रॉस अमाउंट पे लगना है। ओके, अच्छा वैसे जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि खर्चे अगर माइनस करने की इजाजत नहीं तो खर्चों की नेचर हमें पता होनी चाहिए या नेचर भी नहीं पता होनी चाहिए? नेचर पता हो तो इग्नोर करेंगे ना, नेचर पता ही नहीं होती तो इग्नोर कैसे करेंगे? तो इसलिए इनकम और प्रॉपर्टी में खर्चे तो माइनस करने नहीं, लेकिन खर्चे पता तो हों,
कि है कौन से जो माइनस नहीं करने। ऐसा ना हो कि खर्चे आए हो हम माइनस कर रहे हो, किसी अदर सोर्स में गलती से माइनस कर दें। तो पहले खर्चों की हमें नेचर पता होनी चाहिए और फिर उसकी बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि खर्चा माइनस करने की इजाजत है या नहीं है। ओके जी 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 जल्दी आए। अच्छा, एक बंदा कहते हैं आई हैव रेंटेड रूम्स, मैंने कमरे किराए पे दिए हैं। आई हैव रेंटेड रूम्स विद कनेक्टेड सर्विसेज, मैंने कमरे किराए पे दिए हैं सर्विसेज देने के साथ साथ। जी लेट आने वाले हजरात, एक छोटी सी बात हुई है, इधर देख लें। प्रॉपर्टी के हेड में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, अदर सोर्स के हेड में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। बस ये छोटी सी बात हुई है आपकी गैर मौजूदगी में। ओके वॉच हियर। एक साहब कहते हैं आई हैव रेंटेड रूम्स विद द कनेक्टेड सर्विसेज, मैंने रूम किराए पे दिए हैं, साथ में बिजली की फैसिलिटी भी दे दूंगा, गैस की भी दे दूंगा, स्वीपर की भी दे दूंगा, कपड़े भी धुलवा देंगे, ये सारी सर्विसेज मैं दे दूंगा। अच्छा, अब अगर बात करें तो ये रूम रेंट रिसीव कर रहे होंगे, बोले क्या रिसीव कर रहे होंगे? रूम रेंट रिसीव कर रहे होंगे, पता नहीं जितना भी रूम रेंट रिसीव कर रहे होंगे। ये है इनफ्लो, ये क्या है? इनफ्लो। तो एक बंदा है उसने प्लाजा बनाया हुआ है, उस प्लाजे के अंदर उसने जो है वो कमरे किराए पे दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे कमरे किराए पे दुकानें भी किराए पे दे सकते हैं, जरूरी नहीं हॉस्टल हो, दुकानें भी किराए पे दे सकते हैं। तो एक बंदा है उसने प्लाजा बनाया हुआ है, कहते हैं आई हैव रेंटेड रूम्स इन अ प्लाजा विद कनेक्टेड सर्विसेज। तो ये सारे दुकानदार जो 9 दुकानदार हैं, पेस है ये, तो पेस के जो 9 दुकानदार हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे? हर महीने के एंड पे इसको किसका किराया देंगे? रूम का या शॉप का? शॉप का किराया देंगे। जो 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 रूम यूज कर रहे होंगे उसका किराया देंगे, शॉप रूम के अंदर ही होती है। तो रूम रेंट रिसीव हो रहा होगा ओनर को। अच्छा, इस इनकम को कमाने के लिए, रूम रेंट की इनकम को कमाने के लिए ये कुछ एक्सपेंसेस कर रहा होगा, इसके आउटफ्लोज हो रहे होंगे, उसको एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं और आउटफ्लोज भी कह सकते हैं। इसके आउटफ्लोज जो हो रहे होंगे वो कई किस्म के होंगे। मिसाल के तौर पे ओनर ने कहा है दुकान की रिपेयर मैं करा दिया करूंगा अगर कोई मसला आया, तो आउटफ्लो इसका क्या हो रहा होगा? रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। रूम का किराया लेगा तो ओनर फंस जाएगा, रूम को रिपेयर भी करा के देना पड़ेगा। फिर कुछ ज़ल्ज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, बिल्डिंग रुड़ जाए, तो इसने उसकी इंश्योरेंस कराई होगी, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ये वसीम अकरम भाई हैं, ये कहते हैं मैं इस प्लाजे का ओनर हूं, तो वसीम अकरम को बशीर दारुल माही वाला किराया दे रहा होगा, वसीम अकरम को जो है वो जे डॉट वाला किराया दे रहा होगा, वसीम अकरम को बाटा वाले किराया दे रहे होंगे, तो वसीम अकरम ओनर है। अब वसीम अकरम की जेब में किराया आएगा, और ऐसा नहीं होता कि कमाने के लिए खर्चे ना करने पड़े, कमा रहा है तो खर्चे भी करने पड़ेंगे। खर्चे क्या करने पड़ेंगे? बिल्डिंग की रिपेयर्स करा के दिया करेगा, इसी तरह इंश्योरेंस कराएगा बिल्डिंग की, इसी तरह कलेक्शन चार्जेस पे करेगा, रेंट कलेक्शन एजेंट रखा होगा इसने, रेंट कलेक्शन चार्जेस। वसीम अकरम ने एक मूंछों वाला बंदा रखा होगा, ये जो मूंछों वाला बंदा होगा ये क्या करेगा? ये जांच के एक एक रूम के अंदर, एक एक शॉप के अंदर रेंट कलेक्ट करेगा, रेंट कलेक्शन चार्जेस। फिर हुकूमत वाले आके कहेंगे वसीम अकरम बड़े महंगे इलाके में तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लग रहा है। ये इनकम टैक्स नहीं होता, ये कुछ और होता है, ये मरलों के ऊपर होता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स। तुम्हारे बड़े अच्छे इलाके के अंदर प्रॉपर्टी है तो अपनी प्रॉपर्टी में हमें क्या पे करो? टैक्स पे करो। ओके, ऐसा भी हो सकता है आपके खिलाफ कोर्ट केस हो जाए कि जमीन मेरी है, इंजमाम आके कहे वसीम हट, ये इंग्लैंड के अंदर से जो पैसे कमाए थे मैंने वहां से जमीन खरीदी है, तो आपको केस डिफेंड करने के लिए लॉयर को फीस पे करनी पड़े। ये सारे खर्चे करके वसीम अकरम कौन सी इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में खर्चे अलाउड नहीं है। ये खर्चे हमें पता क्यों होने चाहिए? क्योंकि सवाल में गिवन होंगे और हमने इन्हें क्या करना होगा? इग्नोर। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर वसीम अकरम की बात करें तो ए टाइप यानी कैटेगरी ए, एक तो रूम्स का किराया ले रहा होगा, मे बी हर रूम का किराया इसने 50,000 रखो, भाई ये दुकान है, पेस के अंदर है, एक दुकान का किराया महीने का 50,000 रुपए होगा, तो 50,000 रुपए पर मंथ हर दुकानदार से ले रहा होगा। दूसरी तरफ ये तो इनफ्लो है इसका, दूसरी तरफ एक आउटफ्लो भी हो रहा होगा, वो सारे इधर बता दिए। सिमिलरली कुछ और रेंट भी रिसीव कर रहा होगा, उसको रूम रेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सर्विसेज का रेंट, सर्विसेज का रेंट, वो भी रिसीव कर रहा होगा, इनफ्लो हो रहा होगा, इनफ्लो इनफ्लो। अगर एक कमरे का किराया 50,000 है तो सर्विसेज की मद में 20,000 ले रहा होगा। चलो टोटल किराया जी 70,000 है। जिसने भी यहां दुकान लेनी है तो उसको वसीम अकरम को 70,000 रुपए हर महीने के एंड पे देने हैं। 50,000 जो है रूम की मद में और 20,000 सर्विसेज की मद में। अब सर्विसेज कौन कौन सी दे रहा है वसीम अकरम? वसीम अकरम एक सर्विस दे रहा होगा कि जी स्वीपर आया करेगा और सफाई करके चला जाया करेगा। अब मुझे बता दें, वसीम अकरम एक तरफ से इन लोगों से स्वीपर के पैसे चार्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ खर्चा क्या करना पड़ा होगा? स्वीपर हायर करना पड़ा होगा, ठीक है। लेस बोले 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 एक्सपेंसेस होंगे। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या होगा? आउटफ्लो। स्वीपर वेजेस ये जेब से जा रही होंगी वसीम अकरम के, ठीक है। हर दुकान वाला कहता होगा भाई स्वीपर को इतने बजे भेज दिया करना, तो 9 घंटे ड्यूटी होगी, घंटा घंटा हर दुकान में सफाई कर दिया करेगा। एंड पे महीने के एंड पे वसीम अकरम से जाके पैसे लेगा, क्योंकि वसीम अकरम सारी दुकानों वालों से 20,000 इसकी मद में ले रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? वो जो सर्विसेज है, मिसाल के तौर पे इन सर्विसेज में सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज भी होंगी, हर फ्लोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा, तो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज भी होंगी। अब एक तरफ वसीम अकरम उनसे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज की मद में कंबाइंड 20,000 ले रहा है, ये सबके इकट्ठे पैसे हैं, सर्विसेज सारी सर्विसेज के इकट्ठे पैसे ले रहा है। अब इसकी मद में खर्चा क्या करना पड़ेगा उसे? सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा वसीम अकरम ने कहा है कि जी बिजली हर दुकान को अलग मीटर नहीं दे रहा, बिजली का ओवरऑल एक ही मीटर लगवा लेते हैं, बिजली का बिल मैं पे कर दिया करूंगा, तुम लोगों से ले लिया करूंगा। तो अब वसीम अकरम सारी चीजों की मद में हर दुकानदार से हर महीने कितने पैसे ले रहे हैं? इसके बदले इसे कौन सा खर्चा करना पड़ा होगा? यूटिलिटी बिल्स पे करेगा। कौन? किसको? वापडा वालों, वापडा वालों को। और इसका बर्डन किस पे शिफ्ट करेगा? दुकानदारों पे। 20,000 में छुपा होगा, 20,000 में हर महीने छुपा होगा। तो हर दुकानदार को यह कहा जाएगा बिजली तुम जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, सिक्योरिटी गार्ड भी, वसीम अकरम कहेगा बिजली भी मेरी जिम्मेदारी, सिक्योरिटी गार्ड भी मेरी जिम्मेदारी, स्वीपर भी मेरी जिम्मेदारी, तुमसे मैं 20,000 ले रहा हूं। अब ये सारे खर्चे अलाउड हैं, माइनस करने की इजाजत है। क्यों? कल क्या पढ़ा था? रूम का रेंट कहां फॉल करेगा? और सर्विसेज का रेंट अदर सोर्स। तो जो जो सर्विसेज दे रहा होगा उसके खर्चे अलाउड है। ये किसी सर्विस का खर्चा नहीं है, ये तो रूम रेंट है। इधर सर्विस क्या है? रूम रेंट। रूम रेंट कमाने के लिए ये खर्चे हैं, तो ये खर्चे आपने पेपर में हमेशा इग्नोर करने हैं। और अदर सोर्स की जो जो सर्विसेज दे रहा है उसके खर्चे हमेशा क्या करने हैं? माइनस करने हैं। अब ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली सारा नोट हो जाएगा जी। पेज नंबर 2 पे जरा आए। द वर्ड ग्रॉस सफिक्स एंड द वर्ड ग्रॉस इन अबव टेबल मीन्स that no expenses will be while calculating income under the head income from property। सिर्फ कहां खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? प्रॉपर्टी में। फॉलोइंग आर बोले बोले some of the expenses which can be incurred while calculating the income under the head income from
प्रॉपर्टी कमाते हुए कौन कौन से खर्चे करने पड़ सकते हैं बताएं जी? रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इसमें यूटिलिटीज नहीं बोलना, रिपेयर ऑफ, इंश्योरेंस ऑफ, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ बिल्डिंग, लॉयर फीस फॉर डिफेंडिंग अ सूट अगेंस्ट बिल्डिंग, रेंट कलेक्शन चार्जेस फॉर कलेक्टिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के खर्चे से माइनस नहीं करने, बिल्डिंग के अलावा जो ऊपर के खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, स्वीपर की तनख्वाह, वो बिल्डिंग का खर्चा नहीं है, वो अलग सर्विसेज दे रहे हैं आप, उसका खर्चा माइनस करने की इजाजत है। तो इट मेक्स सेंस। पहले तो हमें पता होना चाहिए इनकम कौन सी है, उसका खर्चा कितना है, इनकम कौन सी है, उसका खर्चा कितना है। फिर जब अलग अलग हो जाएंगे सारे, तो छांट के जब अलग अलग कर देंगे तो इनको क्रॉस करते रहेंगे, इनको अलाउ करते रहेंगे। प्रॉपर्टी में से खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, इधर से खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। क्लियर? ओके। If above expenses are given in exam question, you should ignore them by giving a note that no expenses are allowed under the head income from। ये डब्बा सिलेबस का पार्ट नहीं है, डब्बे में जो भी बात लिखी हो सिलेबस का पार्ट नहीं होती, और आपने क्रैम भी नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए करनी है। पूरी किताब में जितनी बातें डब्बे में हैं वो याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। तो लॉ में ये क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि लॉ ने एक लफ्ज लिख दिया ग्रॉस। जब उसने ग्रॉस का लफ्ज लिख दिया तो उसका मतलब वाजे हो गया कि ग्रॉस का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। लेकिन हमें पता होने चाहिए कौन से खर्चे हैं जो करने पड़ सकते हैं। ओके, एक मिसाल के तौर पे आपने खाली लैंड किराए पे दी किसी दफ्तर वाले को, तो हमने कहा था खाली लैंड का किराया भी इनकम फ्रॉम। अब उसने कहा भाई लैंड को जरा लेवल करा दो, लेवल नहीं है, खड्डे हैं इसमें, फिर हम पार्किंग स्पेस के तौर पे, जी भाई वो खर्चा अलाउ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो भी इनकम फ्रॉम लैंड का किराया भी कहाँ गिरता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो इनकम प्रॉपर्टी में कोई भी खर्चे माइनस करने की, अदर सोर्स में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। ओके, कम ऑन पेज नंबर 4, एग्जाम्पल 2। कासिम एंड तलहा jointly own a house in लाहौर। कासिम और तलहा एक घर को ओन कर रहे हैं लाहौर में। कासिम हैज 75% शेयर। कासिम का कितना हिस्सा है? 75%। ऑन यकम जुलाई 2015 को द हाउस वॉज लेट आउट। घर किस पे दे दिया गया भाई? किराए पे दे दिया गया। द हाउस वॉज लेट आउट, घर किराए पे दे दिया गया। एट एन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। साल का किराया कितने? 10 मिलियन। दिस अमाउंट इंक्लूड 1 लाख पर एनम पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड, आगे ना पढ़ें, आगे तो खर्चों की बात हो रही है, आगे तो खर्चों की बात हो रही है। पहले आप ऐसा करें, मुझे इनकम्स अलग अलग करवा दें, मुझे इनकम्स अलग अलग करवा दें। खर्चे तो बाद की बात है ना, मुझे इनकम्स अलग अलग करवा दें जी। अच्छा, रेंट कोई बता सकता है साल का कितना है? 10 मिलियन। इसमें कुछ प्रॉपर्टी में जाएगा और कुछ अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। इस 10 मिलियन को मैं ग्रॉस भी कह सकता हूं, इसमें तो खर्चे माइनस ही नहीं हुए ना, इसमें तो खर्चे माइनस ही नहीं हुए। ओके, 10 मिलियन हमें मिलेगा। अब 10 मिलियन मिलेगा, उसमें से कितना सर्विसेज की मद में मिलेगा? 1 लाख पर मंथ। जी क्या हो गया? 1200 10 मिलियन माइनस 1.2 मिलियन, इसको कहते हैं बैलेंसिंग, बचा कुचा। कितना? 8.8 मिलियन। ओके, अब रूम रेंट रिसीव्ड बोले कितना है? 8.8 मिलियन। और सर्विसेज के रेंट का इनफ्लो बोले कितना है? 1,2,0,0,0,0. ओके,
Now you can note it down. It is working 1, it is working 2. अभी आपने ना ये नहीं लिखना, जगह खाली छोड़ देनी है, 4-5 लाइनें खाली छोड़ देनी है, 6-7 इधर भी 4-5 लाइनें खाली छोड़ देनी है। फिर जो सवाल से रेलिवेंट चीजें हैं सिर्फ मैं वो लिखूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। समझ आएगी अलग अलग कैसे किया? टोटल कराया कितना आया, उसमें कितना था सर्विसेज की मद में 1.2 और कितना, बोले बोले बोले, हाँ कितना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के मद में 8.8। ये सादा जबान में बात करें 100 लाख आया, 100 लाख आया, उसमें से 12 लाख सर्विसेज की मद में आया और 88 लाख किराए की मद में आया। वर्किंग 2 आप शुरू करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की हेडिंग में। हाँ फिर नीचे खाली छोड़ें 4-5 लाइनें, वो जो रेलेवेंट डेटा आएगा उसको सिर्फ पुट करेंगे। ओके जी, एग्जाम्पल 2 में आके पहले 3 लाइनों के साथ लिख लें इनफ्लो। ये बात हो रही है इनफ्लो की। दुनिया में याद रखिएगा जब भी इनकम कमानी है तो 2 चीजें हुआ करेंगी। नंबर 1 इनफ्लो भी हुआ करेंगे, पैसे आए भी करेंगे, और खर्चा भी हुआ करेगा। खर्चे और इनकम को अलग अलग रखना है सवाल में। ऊपर इनकम लिखनी है, नीचे खर्चे लिखने हैं। जैसे ऊपर सेल आती है, नीचे एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां से पता चल रहा है ये इनफ्लो है? वैसे क्या लाइन, कैसिम एंड तलहा जॉइंटली ओन्स ऑन यकम, रिसीव तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ऑन यकम जुलाई 2015, यकम जुलाई 2015 को द हाउस वाज लेट आउट एट 10 मिलियन। इसका क्या मतलब है? खर्चा कोई बता रहे या इनकम वाली साइड बता रहे? हाउस वाज लेट आउट एट 10 मिलियन। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 1 लाख फॉर, हाँ सर्विसेज बता दें कितनी दे रहा है, 3। कौन कौन सी? क्लीनिंग की दे रहे, बस बिजली वगैरह की दे रहे, और सिक्योरिटी की। और कोई चौथी सर्विस नहीं दे रहा, कोई चौथी सर्विस नहीं दे रहा, कोई सिक्योरिटी कैमरास लगा के नहीं दे रहा, कोई वाईफाई की सर्विस नहीं दे रहा, कोई पानी की कोई और सर्विस नहीं दे रहा। बिजली पानी में से आ जाएगा यूटिलिटीज में, इसके अलावा और कोई सर्विस नहीं दे रहा। बस दो तीन गिनी चुनी सर्विसेज दे रहा है। अब मेंटली प्रिपेयर रहें। यूटिलिटीज का खर्चा नीचे गिवन होगा वो माइनस करेंगे, क्लीनिंग का नीचे गिवन होगा वो माइनस करेंगे, सिक्योरिटी का गिवन होगा वो माइनस करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे किसके दिए होंगे? बिल्डिंग के दिए होंगे, उनको इग्नोर करेंगे। वो कमरों की मद में ले रहे होंगे। अब जरा अलग अलग करते हैं। वाज़े तौर पे पहली 2 लाइनों ने अदर सोर्स प्रॉपर्टी को अलग अलग करवा दिया। अब मुझे अलग अलग कर दें नीचे वाले खर्चों में कौन से खर्चे प्रॉपर्टी के हैं, कौन से अदर सोर्स के हैं। अभी मैं ये नहीं पूछ रहा माइनस करने या नहीं करने, नीचे वाले खर्चों के साथ लिख दें ये अदर सोर्स के, ये प्रॉपर्टी के। ढूंढें जरा 4 में से, पता चल जाएगा आपको कौन सा खर्चा अदर सोर्स कमाने के लिए किया, कौन सा प्रॉपर्टी कमाने के लिए किया। ड्यूरिंग द ईयर द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग। अब इनफ्लो की बात हो रही है, आउटफ्लो की। बिजली के बिल टू बिजली की कंपनीज, सिक्योरिटी चार्जेस पेड टू सिक्योरिटी गार्ड, एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस पेड टू स्वीपर। सारे इकट्ठे दे दिए उसने।
ये कौन सी इनकम कमाने के लिए की है? अदर सोर्स। कितने? ये तो पूरा साल का होगा ना, पर मंथ तो नहीं लिखा हुआ, तो पूरे साल के होंगे। अच्छा, ये रिपेयर किस चीज की कराई होगी? रूम्स की। हाँ, रूम्स की, बिल्डिंग की रिपेयर कराई होगी, तो इसलिए ये तो खर्चा नॉट अलाउड, प्रॉपर्टी में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई होगी, बिल्डिंग की इंश्योरेंस। और कलेक्शन चार्जेस, किसी के जहन में ये ना है दोनों में एलोकेट कर दे, मैं उधर ही जाने दे सारे। अच्छा, कलेक्शन चार्जेस, रूम कलेक्शन चार्जेस, को बंदा रखा हुआ है, उसको 25,000 देते हैं, वो दुकानों से जाके किराया रिकवर कर लेता है। ओके, अब आप मुझे बता दें इसके खर्चे अलग अलग दिए या इकट्ठे करके दे दिए? इकट्ठे करके दे दिए। ओके, ऐसे में लिख देता हूं आपके समझने के लिए। पेड टू वापदा स्वीपर एंड सिक्योरिटी गार्ड। जी बताएं। 5 लाख। जी 7 लाख इज ऑल फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? अच्छा जी, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग कितना? 4,50,000। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 2,40,000। रेंट कलेक्शन चार्जेस 25,400। ओके, क्लियर? जी बताएं जी। हाँ, डिडक्शंस, खर्चे प्रॉपर्टी में माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए इधर बता दें जवाब क्या आया। पेपर में ये नहीं लिखना, पेपर में बस ये लिखना काफी होगा, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में ये नहीं लिखना। अब मुझे बता दें तलहा और कासिम ने मिल के प्रॉपर्टी इनकम कितनी कमाई? 8 मिल के और इन दोनों ने मिल के अदर सोर्स कितनी कमाई? 7 लाख। अदर सोर्स 12 लाख क्यों नहीं कमाई? और प्रॉपर्टी 8.8 क्यों कमाई? अब एज पर इनकम टैक्स लॉ ये प्रॉपर्टी इनकम कहेंगे हमने 8.8 कमाई और अदर सोर्स कहेंगे 7 लाख कमाई। ठीक है, अकाउंटिंग की क्लास में अगर आप चले जाएं, अकाउंटिंग की क्लास में, तो अकाउंटिंग के क्लास में टीचर कहेंगे इसको माइनस करो फिर बताओ कितना बचा, इसको माइनस करो फिर। अकाउंटिंग के टीचर को इससे कंसर्न नहीं, अकाउंटिंग के अगर आप इसका प्रॉफिट निकालना चाहें अकाउंटिंग की क्लास वाला, फिर तो आपको खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन टैक्स की नजर में टैक्स किस पे देके आएगा? क्लियर? चलें जी, नोट। जी पहली लाइन पढ़े सवाल की, कुछ करना है? तकसीम कर दें इनको किस किस में? किस किस में? तलहा और कासिम में। पहले क्या लिखा हुआ है? कासिम, फिर तलहा। कासिम का कितने परसेंट? आप लोग ऐसे एरो खींच लीजिएगा बेशक, मेरे पास जगह नहीं है, आखिर में नजर नहीं आएगा, मैंने इसलिए आप लोग एग्जैक्ट ऐसे ट्री बनाइएगा। अच्छा जी, कितना परसेंट? 25%। जी कासिम और तलहा 25%। क्लियर? दोनों को तकसीम करते हैं फिर टैक्स निकालना शुरू करते हैं। जी बोलें जी।
ये तलहा का हिस्सा हो गया जी। कासिम का हिस्सा 5,20,000 और इसका 1,75,000। समझ आ रहे हैं कोई न्यूमेरिकल? समझ आ रहा है? बस प्रॉपर्टी के खर्चे माइनस नहीं किए, अदर सोर्स के माइनस कर दिए। अगला काम क्या करना है, दोनों में तकसीम कर दिया, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको उसका हिस्सा दे दिया। ये दोनों क्या है, वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2। अभी सवाल का फेस सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल का फेस का फॉर्मेट आपको पता है क्या है? न्यूमेरिकल का फॉर्मेट शायद आपको आता हो। जी रिक्वायरमेंट क्या है? अगली लाइन पढ़ें। कासिम एंड तलहा हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। रिक्वायरमेंट क्या अगले सफे पे? कैलकुलेट द टैक्सेबल लाइबिलिटी, नहीं इसको टैक्स लाइबिलिटी कर दे। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कासिम। टैक्सेबल लाइबिलिटी कोई लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कासिम एंड तलहा। ओके, एक का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करते हैं, दूसरे का आप कर ले। मिस्टर कासिम, टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2016। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है। जैसे वो बैलेंस शीट के ऊपर आता था ना, कोई 2-3 लाइनें, ये उस तरह की लाइनें हैं जो आपने लिखा करनी है। क्लियर? ओके, मिस्टर कासिम, टैक्स ईयर 2016, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। जी फॉर्मेट बताएं न्यूमेरिकल का। इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई कमाई कासिम ने? जी बोले। इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी कमाई कोई? 0। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कमाई कोई? 0। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम, खर्चे इधर माइनस कर दूं या हो गए हुए हैं? हो गए हुए हैं। कितना? ये सारा ना, इस सारे पे ना टैक्स दे दे कासिम। क्यों? अपने हिस्से पे देगा। अच्छा, इस पे क्यों नहीं टैक्स दे रहा कासिम? अच्छा, इस पे क्यों नहीं टैक्स दे रहा कासिम? क्योंकि अपने हिस्से पे टैक्स देगा। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कासिम की बता दें कितनी है, जो वर्किंग 2 से आ रही है? 5,25,000। ये कासिम की इनकम है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नहीं दे डालनी। ओ भाई, प्रॉपर्टी के रेट अलग है, प्रॉपर्टी के रेट अलग है। टोटल इनकम बोले जी। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है प्लीज। 0.5। अच्छा जी, टोटल इनकम लेस ज़कात। अच्छा, पेपर में ये लिखने नहीं है, टाइम जाया होगा। ये तो आपके समझने के लिए लिखा जा रहा है कि ब्रॉड पिक्चर में नजर आए हम कहां खड़े हैं। ज़कात 0। WWF WPPF माइनस नहीं करने, वो इंडिविजुअल माइनस नहीं करता, वो कंपनीज माइनस करती हैं, इसलिए वो नहीं माइनस करने। अच्छा याद आ गया, वो भी होते थे डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम। भाई ब्लैक मार्कर मंगवाइएगा, नंबर है टीए का, मैसेज कर दें ब्लैक। टैक्सेबल इनकम। भाई एसी चलाओ यार बस। हो टैक्सेबल इनकम बोलें जी। भाई ये मसला चलता रहेगा, शॉल लेके आया करें, मैंने आपको आज बता दिया है ये मसला चलता रहेगा। सर्दियों में ये मसला चलता रहता है, वरना सफोकेशन हो जाएगी कमरे में। 5,25,000 टैक्सेबल इनकम। ओके, अच्छा भाई रेट्स जरा बताएं। चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। सैलरी
यस, चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। आई एम इन सेंसेस, टैक्सेबल इनकम, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। जाएं चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर 5,25,000 पे टैक्स देखें कैसे निकलेगा। जी, टैक्स, इन चारों को कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। बोले बोले, इन चारों को कहते हैं नॉर्मल टैक्स, सादा टैक्स, सादा तरीके से इन पर टैक्स निकलता है। जी, आप बताएं सैलरी कमा रहा है ये बंदा, तो फिर दूसरा सफा तो छोड़ें, पहले सफे पे आ जाएं, पेज 4। सीरियल नंबर बताएं कौन सा लगेगा। 2। साथ वाले को रखा हुआ ना सफा खोलने के लिए, कुछ जहमत हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करें जी। सफा नहीं खोलेंगे समझ नहीं आएगी। 5% ऑफ 120, मैं इधर ही हूँ थोड़ा इस तब 6250। ये टैक्स किस इनकम पे आ गया। रेट कौन से यूज किए हैं चैप्टर 4 में, पेज नंबर 4, टेबल 1, नॉर्मल वाला टेबल यूज किया, नॉर्मल वाला टेबल यूज किया। ये किस पे टैक्स आ गया। सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स पे ये इसका टैक्स आ गया। टैक्स ऑन डिविडेंड ऐड नहीं करना क्योंकि डिविडेंड कमा ही नहीं रहा। टैक्स ऑन डिविडेंड ऐड नहीं करना, वो न्यूमेरिकल किया था 2-3 दफा घर जाके, जरा हाथ खड़ा डिविडेंड वाला, ये 2-3 दफा मैंने बोला, सोच के हाथ खड़ा करें। अब एक ने बस खड़ा किया हाथ, ये सही। अच्छा जी, सादा टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब मुझे बता दें क्या करें प्रॉपर्टी के लिए, क्या करें भाई। जिनके रेट सेपरेट होते हैं ना, उनकी इनकम्स शो नहीं होती फेस पे, उनका डायरेक्ट टैक्स शो करते हैं फेस पे, बस ठीक है, उस पर रेट ही डिफरेंट है ना। आप बताएं इसने टैक्स किस पे देना है। क्या मैं लिखूं, एड टैक्स ऑन, आज एक नया नाम ऐड कर रहा हूं, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम। बोलें सेपरेट रेट है ना इसके, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम। कौन सी वाली, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम कौन सी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितनी है, उधर क्यों जा रहे हैं, इधर देखें, 6.6 मिलियन। इसको आउटर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं, इनर कॉलम में। लेकिन ये इनकम है, इनकम नहीं जाएगी क्योंकि ये क्या पड़ा हुआ है, टैक्स। तो टैक्स में क्या जमा होगा, इनकम प्रॉपर्टी मैंने अपने समझने के लिए इनर कॉलम में लिख दी। अब टैक्स निकालें, इसके लिए मेरे भाई आपको जाना पड़ेगा वापस, चैप्टर कौन सा है 9। इसमें अभी हमारे नोट्स में कौन सा पेज चल रहा है, पेज नंबर 2। इस पे एक टेबल दिया हुआ है, उस पर रेट देखें, टैक्स लगाएं किसी तरह। 6.6 मिलियन टॉपो टॉप आसमानों पे पहुंचा हुआ है। कहां पहुंचा हुआ है, सीरियल नंबर 7। जी बताएं। सर 111 000 प्लस सर 30% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग, कितना आ गया 6 लाख। जी बोलें, मल्टीप्लाई 30% कैसे, ऐसे देखना मैं कट छड़े है। ओके, अच्छा जी, इसका ग्रैंड टोटल बताएं। 1290, अच्छा 000, ओ खत्म हुआ। टैक्स पेबल टू इमरान खान, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। चलें जी टोटल करा दें। कई दफा आप लोग इतनी जल्दी टोटल कराते हैं जैसे मुझे लग रहा होता है टोटल कराने के इंतजार में मेरी बात नहीं सुन रहे थे। ओके 1296250। बड़े होके कासिम बने तो 13 लाख टैक्स दे दोगे गवर्नमेंट को? कितने लोग दे देंगे, कितने लोग नहीं देंगे?
ओके You people enjoy it? Okay. चलें जी, कासिम का टेक्स्ट निकल आया, अब तलहा का आपने खुद निकालना है। एज इट इज यही फॉर्मेट, एज इट इज यही फॉर्मेट। बस ये बात आप याद रखें, चैप्टर 4 में कब जाया करना है? सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। उनके लिए चैप्टर 4 में रेट है और प्रॉपर्टी के रेट अलग हैं, या चैप्टर 4 वाले चल जाएंगे कभी कभी? अलग है, चैप्टर 4 वाले रेट अलग है। बस उधर रखिए जी। कितने लोगों ने नोट कर लिया तलहा वाला? कासिम वाला सॉरी, नोट कर लिया? चलें जी, तलहा वाला सॉल्व करना शुरू करें। देयर ऑन, उसके ऊपर इनकम और उस पे टैक्स। नहीं नहीं, इसको आप लोग ऊपर लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं थी, ऊपर लिख दोगे। अब इसको नीचे लिख देना ना, यहां से आइए फिर शुरू कर देना ना। जल्दी करो ना, अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, क्योंकि ये फिर ये वाला तलहा वाला सॉल्व करना है। आप इस पैटर्न पे आप तलहा सॉल्व करें, फिर कासिम जाते हुए तस्वीर खींच लीजिएगा कासिम की। इधर तलहा सॉल्व करें, जल्दी करें। 2-4 लाइनें छोड़ दें, भी तलहा सॉल्व करना शुरू करें। कुछ भी नहीं देखना, ना किताब की तरफ देखना है ना और कहीं देखना है। ये तलहा का डेटा है, ये तलहा का डेटा है। ऊपर लिखें मिस्टर तलहा, फिर सॉल्व करना शुरू करें। जल्दी जल्दी जरा। सैलरी 0, बिजनेस 0, कैपिटल गेन 0। ठीक है, 0 है ना टैक्स? हाँ बस ठीक है, चले आगे। परेशान क्यों होंगे? जब जो चीज समझ आ रही है उसको करें। नॉर्मल टैक्स 0 है उसका। प्रॉपर्टी का निकाले। प्रॉपर्टी को वैसे सेपरेट ब्लॉक क्यों कहा है हमने? सेपरेट ब्लॉक कल याद कराने, सेपरेट ब्लॉक और फाइनल में फर्क बताऊंगा। लेकिन प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक क्यों कहा है? प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा सा डिफरेंट है। जी तलहा सैलरी 0, बिजनेस 0, कैपिटल गेन 0, अदर सोर्स 175,000। टोटल बोलें जी, टोटल 175,000। जी टैक्स बोलें, चैप्टर 4 में पेज नंबर 4।
इस पे टैक्स बोले कितना आ रहा है, 0। इसको कौन सी इनकम कहते हैं, नॉर्मल टैक्स की इनकम। यहां तक आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अब किसकी तरफ मूव करना है, टैक्स नॉर्मल या सेपरेट, सेपरेट। अब मैं टाइम सेव करता हूं, यहां इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, 2.2 मिलियन, लेकिन मुझे इस पे क्या चाहिए, टैक्स 2 प्लस 20% ऑफ 2 लाख। यही बन गया। बस अब आपने सॉल्यूशन अगले सफे वाला नहीं देखना, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ये ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने ज्यादा बेहतर है। तो अगले सफे वाला सॉल्यूशन अब आप बेशक ना देखिएगा, घर जाके जो सॉल्यूशन अपने वाला है इसी को देखिएगा। बोले सॉल्यूशन हो तो मेरे वाला। और जी कितने लोगों ने एज इट इज कैलकुलेट कर लिया था, ओके। पहले क्या करना है, देख लें स्टेप्स देख लें। पहले रिसीट्स को अलग करना है, यही किया था ना वर्किंग वन। पहले रिसीट्स, अब भाई इधर देखो, पहले रिसीट्स को अलग करना है, फिर किसको अलग करना है, एक्सपेंसेस को। जब प्रॉफिट आ जाएगा तो दोनों में क्या कर देना है, तकसीम, फिर दोनों का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना।